स्वागत है सभी का आपके अपने एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 150 एमसीक्यूज, टॉप 150 एमसीक्यूज की सीरीज, और वो भी ताबड़तोड़ तरीके से। तो आइए जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज फाइनली ई बुक भी यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम हमें पता नहीं था ऐसा है, या फिर जो भी है, या कोई स्टूडेंट्स चैनल से नए जुड़े हैं तो वो लोग यदि आज परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग जो है 9580627179 इस नंबर पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। साथ ही दूसरी बात, यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 9752414303 इस नंबर पर फ़ोन पे या फिर यूपीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन फॉर क्वेरी, यदि आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू एग्ज़ाम और या फिर रिलेटेड टू ई बुक। साथ ही ये नंबर किस लिए है? फ़ोन पे पर पेमेंट करने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया फ़ोन ना करें, आप मैसेज करें। और पेमेंट हो जाने के बाद कंफर्मेशन के लिए इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना आज के एमसीक्यूज़। 150 प्लस एमसीक्यूज़, बने रहिएगा अंत तक, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो यहाँ पर यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम उल्टा सीरीज चलाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 156 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम ऑलरेडी वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन पर जाने वाले हैं और आंसर पर। चलिए, कतिपय मामलों में सोसाइटी के दावों की पूर्ति के लिए वेतन में से कटौती किस धारा के अंतर्गत होती है? ऑप्शंस आर। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आंसर है इसका धारा नंबर 41। कौन सी धारा में आता है? धारा नंबर 41 में। इसमें क्या होता है? वेतन में से कटौती होती है। किसके लिए? दावों की पूर्ति के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 155। धारा के 41(2) अनुसार सहकारी सोसाइटी की लिखित अध्यपेक्षा पर नियोजक द्वारा काटी गई रकम सोसाइटी को कितने दिन के भीतर भीतर संदत्त करेगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं। एक तो है यहाँ पे सोसाइटी, ठीक है, दूसरा है एक यहाँ पर एम्प्लॉयर, और तीसरा है एम्प्लॉई। तीसरा कौन है? एम्प्लॉई। एम्प्लॉई कौन होता है? जो जॉब कर रहा है इस कंपनी में। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन है? जो खुद कंपनी है, और ये सोसाइटी है, और ये सोसाइटी का क्या है? सदस्य है। ठीक है, अब क्या होता है, इस एम्प्लॉई ने इस सोसाइटी से कुछ ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, और यहाँ से इस कंपनी से इस एम्प्लॉई को क्या मिलता है? अपनी सैलरी मिलती है। अब क्या करेगी सोसाइटी ये करेगी कि इस सैलरी में से कुछ पार्ट जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से ले लेगी। किस लिए? ताकि इसके ऋण का चुकतारा हो जाए, इसके ऋण का चुकना हो जाए या भुगतान हो जाए छोटे छोटे किश्तों में। उसके लिए जो सोसाइटी है वो एम्प्लॉय से पैसे ना लेकर के डायरेक्ट कहाँ से ले लेगी? इसके एम्प्लॉयर से पैसे ले लेगी, यानी कि सैलरी में से कुछ पैसे भाग कट जाएंगे। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर जिसने देखा होगा जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी से क्या होता है? कुछ पैसा जो है वो कटता रहता है। जैसे उनके कोई होम लोन है या फिर कार लोन है तो उसके लिए क्या होगा? कुछ पैसे जो है ऑटोमेटिकली कटते रहते हैं। तो यहाँ पे जो सोसाइटी क्या करती है? पैसे कटवा के डायरेक्ट अपने पास में ले लेती है। ये चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई। अब चलिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के ऑप्शंस पर। ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका आंसर होगा सी 14। तो धारा 41(2) अनुसार सहकारी सोसाइटी की लिखित अध्यपेक्षा पर नियोजक द्वारा काटी गई रकम सोसाइटी को कितने दिन के भीतर भीतर संदत्त करेगा? 14 दिन के भीतर भीतर जो एम्प्लॉयर है वो सोसाइटी को पेमेंट करेगा। किसमें से? सैलरी में से काट कर, एम्प्लॉय की। तो ध्यान रखिएगा 14 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 154। संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमियों के निहित होने का अनुबंध को कानूनी मान्यता कब मिलती है?
किसकी बात कर रहे हैं? संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमियों के निहित। हमने संयुक्त कृषि सोसाइटी पढ़ी थी अभी 2003 एक्ट जब पढ़ा था, उसमें बताया था कि संयुक्त कृषि सोसाइटी क्या होती है? अलग अलग सदस्यों की जो अलग अलग भूमि के टुकड़े होते हैं उनको वो क्या कर लेती हैं? एक साथ कर लेती हैं, उसके बाद संयुक्त रूप से यहाँ पर कृषि की जाती है। अब इसको मान्यता कब मिली है ये बताना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं जल्दी से। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सब रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण करवाने पर। कब? सब रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण करवाने पर इसको क्या मिलती है? अनुबंध को कानूनी मान्यता मिलती है। यानी कि ये जो अनुबंध होता है किसी सदस्य और सोसाइटी के बीच में, किसका? उनकी भूमि का। तो इस अनुबंध को मान्यता कब मिलती है? जब रजिस्ट्रार द्वारा उस अनुबंध का क्या हो जाए? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन बाय सब रजिस्ट्रार। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। सदस्य द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी को देय कोई भी ऋण होने पर किन अस्तियों पर, किन असेट्स पर सहकारी सोसाइटी का प्रथम भार होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको अलग अलग, किन पर प्रथम भार होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी पर प्रथम भार होता है। औद्योगिक उपकरण पर, मवेशी पर, फल पर, विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर, रॉ मटेरियल, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यदि कोई सदस्य जो है उसने सहकारी सोसाइटी से ऋण लिया हुआ है, ठीक है, ऋण लेने के बाद यदि वह नहीं चुका पाता है तो जो सोसाइटी है वो उस सदस्य से किस तरीके से भरपाई कर सकती है? इनके द्वारा भी भरपाई कर सकती है। यदि उसके पास जो भूमि है उसमें कोई फसल खड़ी है तो उसे ले जा सकती है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल है तो वो उठवा सकती है, मवेशी और औद्योगिक उपकरण, इनका भी यहाँ पर प्रथम भार होता है। किसका? सोसाइटी का। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। समितियों से उधार लेने वाले सदस्यों की स्थावर संपत्ति पर भार, मूवेबल संपत्ति, ओके, क्या है स्थावर का मतलब? इमूवेबल, ओके, इमूवेबल संपत्ति पर भार के बारे में वर्णन राजस्थान सोसाइटी एक्ट 2001 के किस अध्याय में है? तो अध्याय का नाम यहाँ पर बताना है। जिन्होंने पढ़ा है उनको याद है कि ये क्या है? अध्याय नंबर 6 में आता है। किस में आता है? अध्याय नंबर 6 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 152 बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अध्याय 6 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पर धाराएं हैं बहुत ही सिंपल, अध्याय 6 में 6 धाराएं हैं, ठीक है, अध्याय 6 में 6 धाराएं हैं। कहाँ से कहाँ तक है? 38 to 43। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीवियस ईयर्स बैंक वाले एग्जाम में आया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक में, ओके। देखिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बहुत ही सिंपल है, आंसर है 1956 में लागू हुआ था भू राजस्व अधिनियम। याद रखिएगा, जो नए हैं याद रखिएगा, 1956 भू राजस्व अधिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार सहकारी सोसाइटी को करों और शुल्क में निम्न में से किसमें छूट प्रदान करती है? आपके ये ऑप्शंस हैं और आंसर क्या होगा इसमें? सभी में। इन सभी में क्या करती हैं? छूट प्रदान करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सोसाइटी के टैक्सेस होते हैं, फीस होती है, उसमें किस में छूट प्रदान करती है? रिलैक्स किस में देती है? स्टाम्प शुल्क में, ठीक है, स्टैम्प फीस में, न्यायालय फीस, कोर्ट फीस में, और दस्तावेजों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन सब में क्या करती है? राज्य सरकार छूट देती है। इनके अलावा किसी और में छूट नहीं मिलती है। नाउ, यदि नियोक्ता संबंधित सदस्य की विनिर्दिष्ट रकम काटने में विफल रहे तो कौन उस रकम के लिए उत्तरदायी होगा? दैट इज एम्प्लॉयर। कौन है ये? जो कंपनी है जिसकी जो सैलरी प्रोवाइड करता है, जो सैलरी प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉय को, वो है ये नियोक्ता है, ठीक है। नियोक्ता बोले चाहे नियोजक बोले, सेम होता है। संबंधित सदस्य की विनिर्दिष्ट रकम काटने में यदि वो क्या रहता है? विफल रहता है, तो ऐसे में उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं और जो आपका आंसर है वो है नियोजक, यानी कि जो नियोक्ता है ये खुद ही व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जिम्मेवार होता है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबल। नाउ सी, निर्वाचन अधिकारी किस धारा के तहत प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? धारा दे रखी है आपको, तो किस धारा के तहत ये नियुक्त होता है? धारा नंबर 35 के तहत निर्वाचन अधिकारी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है निर्वाचन अधिकारी, क्योंकि ये क्या करता है? निर्वाचन अधिकारी सोसाइटी में निर्वाचन करवाता है। तो जो निर्वाचन अधिकारी है वो किस धारा के तहत प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? दैट इज धारा नंबर 35।
तो जिन्होंने ये जो धारा नंबर 35 है अच्छे से समझकर पढ़ी है, कंसेप्ट क्लियर किए हैं, उन्हें ये जरूर याद होगा कि यहाँ पर ये जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। तो निर्वाचन अधिकारी के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि कौन नहीं बन सकता है, ऐसा मेंबर या एम्प्लॉई, ऐसा मेंबर या एम्प्लॉई जो किसका मेंबर एम्प्लॉई है, सोसाइटी का, किसका है, कंसर्न सोसाइटी का सदस्य है या फिर वहाँ पर कर्मचारी है, उसे कभी भी निर्वाचन अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है। इलेक्शन ऑफिसर क्या बोलते हैं इसे, इलेक्शन ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता है। तो किनको नहीं बनाया जा सकता है, जो सोसाइटी के मेंबर हैं या जो सोसाइटी के एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा किसी को भी जो अथॉरिटी है नियुक्त कर सकती है, उसको जो सही लगे। और ये जो निर्वाचन अधिकारी हैं ये क्या करते हैं, जो सोसाइटी होती है उसकी कमिटी का इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, किसका करवाते हैं, कमिटी ऑफ सोसाइटी, कमिटी ऑफ अ सोसाइटी, इसका जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन के अंदर छिपे हुए क्वेश्चन को जरूर करें। ठीक है, संबंधित क्वेश्चंस को जो भी अराइज हो रहे हैं यहाँ पे कि धारा नंबर 35 में क्या है, निर्वाचन अधिकारी क्या हो सकता है, किसे चुना जाता है, कौन चुनता है, इस तरीके से अपने जो है वाई, हाउ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेरी होते हैं, उसको क्लियर करते हुए चलें ताकि एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। चलिए, धारा नंबर 34 के अनुसार सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात किस स्थिति में रोकी जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, इसको पॉज करके देखिएगा। देखिए जो इसका आंसर है वो क्या रहेगा, प्राकृतिक आपदा कानून और व्यवस्था भंग होने पर। सिर्फ ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तब ही निर्वाचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, अदरवाइज निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती है। ठीक है, तो चाहे सीईओ मना कर दे, चाहे रजिस्ट्रार मना कर दे, चाहे सदस्य की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में नहीं रोकी जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि कब रोकी जा सकती है, तो जब क्या आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए या फिर जो है मैनेजमेंट स्पॉइल हो जाए। नाउ प्राधिकारी के पास कौन कौन सी शक्तियां निहित होती है, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से क्या आंसर होगा। सो आंसर इज उपयुक्त सभी, यानी कि प्राधिकारी के पास निर्वाचन के अधीक्षण की और नियंत्रण की शक्ति होती है। अधीक्षण को क्या बोला जाता है, सुप्रिंटेंडेंसी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कंट्रोल। बी देखिए, सहकारी सोसाइटी से जानकारी मांगने की शक्ति, क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। तीसरी बात, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति भी किसके पास होती है, प्राधिकारी के पास। चौथा, अनुदेश जारी करने की शक्ति भी इनके पास होती है। प्राधिकारी किसी सोसाइटी की कमेटी के निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त नहीं कर सकता है, प्राधिकारी किसी सोसाइटी की कमेटी के निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त नहीं कर सकता है। और ये रहे आपके ऑप्शंस, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटी के किसी भी सदस्य को, जो अभी मैंने आपको बताया था, सोसाइटी के किसी भी सदस्य को या कर्मचारी को यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के किस अध्याय में प्राधिकारी द्वारा अनुदेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है, यानी कि कब जो है प्राधिकारी कोई अनुदेश जारी कर सकता है। तो आपके ऑप्शंस गिवन है और आंसर होगा इसका अध्याय नंबर 5। कौन सा होगा, अध्याय नंबर 5 में ये बताया गया है कि कोई प्राधिकारी जो है वो अनुदेश जारी कर सकता है। नाउ जल्दी से ये देख लेते हैं कि अध्याय 5 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो यहाँ पर हैं 6 धाराएं। अध्याय 6 में भी 6 धाराएं थी और अध्याय 5 में भी 6 धाराएं हैं। और चैप्टर 5 में कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं, 32 से 37 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 32 से 37। देखिए, सोसाइटी की कमेटी का निर्वाचन करवाने के लिए समस्त व्यय किसके द्वारा वहन किए जाएंगे। जब सोसाइटी की कमेटी का इलेक्शन किया जाता है इसके मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो किसके द्वारा वहन किया जाता है। तो आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, और इसका आंसर क्या है, ए एंड बी, यानी कि संबंधित सोसाइटी या कमेटी जो है वो ही वहन इसे करती है। आगे बढ़ते हैं। यह कौन सुनिश्चित करता है
कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख जिनकी प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोग के लिए अपेक्षा करें, समय पर उपलब्ध करवा दिए जाएं। तो ये सुनिश्चित कौन करता है कि प्राधिकारी को जो भी उसको सूचनाएं चाहिए वो सोसाइटी से मिल जाए। ठीक है, सूचनाओं में क्या हो सकती हैं? पुस्तकें हो सकती है, संबंधित रजिस्टर हैं, अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इस टाइप की वो अपेक्षा कर सकता है। तो ये समय पर उपलब्ध करवा दिए जाएं, इसके लिए ध्यान कौन रखता है? ऑप्शंस गिवन है, देखिए इनमें से कौन रखता है? आंसर होगा सोसाइटी की कमेटी। कौन ध्यान रखता है? जो कमेटी है उसे ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि टाइमली जो है प्राधिकारी को सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए जो उसे चाहिए। नाउ सहकारी सोसाइटी में धारा 34 के तहत प्राधिकारी द्वारा चाही गई समस्त सूचना कौन उपलब्ध करवाएगा? देखिए कौन उपलब्ध करवाएगा? मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो हैं, जिसे हम CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये क्या उपलब्ध करवाएगा? प्राधिकारी द्वारा चाही गई समस्त सूचना उपलब्ध करवाएगा। और सुनिश्चित कौन करेगा? कमेटी सुनिश्चित करेगी। धारा 29 के अनुसार सरकार को कितना निवेश करने पर CEO चुनने का अधिकार मिलेगा? देखिए इसमें क्राइटेरिया होता है कि यदि सरकार इतना निवेश कर दे सोसाइटी की शेयर पूंजी में, तो जो CEO होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वो राजस्थान सरकार द्वारा चुनने का प्रावधान मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे इनका क्राइटेरिया क्या है? द आंसर इज 5 लाख रुपए से अधिक। यानी कि यदि स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख रुपए से अधिक का निवेश करती है किसी सोसाइटी में, तो वह क्या कर सकती है? अपने द्वारा चुना हुआ CEO सहकारी सोसाइटी का नियुक्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा 29 के तहत नियुक्त किए गए CEO की सेवा की शर्तें किसके द्वारा लागू होती हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जो CEO होता है वो कौन सी धारा के तहत नियुक्त किया जाता है? धारा 29 के तहत। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पर। अब ये किसके द्वारा लागू होंगी सेवा की शर्तें, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा। इनकी जो सेवा की शर्तें होती हैं वो राज्य सरकार द्वारा ही लागू होती हैं। और पर्टिकुलर कौन से सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर? धारा 29 के तहत जो CEO चुना गया है। अभिलेखों पर कब्जा करने से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? देखिए अभिलेखों पर कब्जा क्यों किया जाता है? हमने पढ़ा था कि यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है कि यदि किसी को प्रतीत होता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं सोसाइटी के वो नष्ट होने के चांसेस हैं, वो क्या किए जा सकते हैं? डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ऐसे केस में उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी धारा में आता है? तो ये आता है धारा नंबर 31 में। रिकॉर्ड्स पर कब्जा कब किया जाता है? धारा नंबर 31 के तहत। यदि सहकारी सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई गई बैठक का खर्च किसके द्वारा दिया जाएगा? क्या बोल रहे हैं ये कि यदि रजिस्ट्रार जो है वो विशेष साधारण बैठक बुलवाती हैं तो बैठक का जो खर्च है वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और आंसर है या तो सोसाइटी के फंड से खर्च किया जाएगा, या फिर यदि रजिस्ट्रार चाहे तो जो बैठक विफल रहने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी कारण से बैठक में विलंब हुआ है, वो ही इसका भरपाई करेगा, वो ही इसका पेमेंट करेगा, जो भी खर्चा आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धारा नंबर 30 में वर्णित है, क्या वर्णित है? सदस्यों को पद से हटाए जाने का प्रावधान। यदि किसी सदस्य को पद से हटाया जाना है तो इसका प्रावधान किस में दिया गया है? धारा नंबर 30 में। इम्पोर्टेंट आप इसे मान के चलिए। धारा 25 के अनुसार यदि व्यतिक्रम सोसाइटी के सदस्यों द्वारा किया जाता है तो कितने वर्षों के लिए उसे डिस्क्वालीफाई रहना पड़ेगा? ठीक है, सदस्यों द्वारा कोई भी गलत काम किया जाता है सोसाइटी के अगेंस्ट, ठीक है, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए उसे आगे ना बढ़ाए, तो ऐसे में क्या होता है? सदस्यों के लिए कुछ जुर्माना होता है, कुछ प्रावधान होता है। देखते हैं कितने साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई रहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर हमारा क्या होगा? 5 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया जाता है। ऐसे में ना तो वो किसी सोसाइटी के सदस्य रह सकते हैं, ना ही सदस्य पद के दावेदार हो सकते हैं, ना ही किसी निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अध्याय 4 में कुल कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है? तो अध्याय 4 में कुल 8 धाराओं का वर्णन किया गया है। 4 का डबल 8 का वर्णन किया गया है। सरकारी सोसाइटी में, एक्चुअली सहकारी है ये, सहकारी सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार से संबंधित प्रावधान का वर्णन अध्याय 4 की किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? धारा नंबर 24 में।
नाउ सहकारी सोसाइटी में की कमेटी में कितने स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होते हैं। बात कर रहे हैं अपन सहकारी सोसाइटी की कमेटी की, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लेडीज़ के लिए कितनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। सो आंसर होगा आपका यहाँ पे बहुत इजी है 2। कितनी सीट्स रिजर्व रहती हैं? 2 सीट रिजर्व रहती है। कमेंट करके बताएं कि SC और ST के लिए कितनी सीट रिजर्व रहती है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए बोर्ड में कौन कौन शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड होता है जिससे क्या किया जाता है, सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती होती है। जैसे अभी आप लोग क्या बनने वाले हैं, सहकारी समिति के कर्मचारी बनेंगे सिलेक्शन के बाद में, तो जो बोर्ड है वही आपका करता धरता रहेगा यहाँ पर भर्ती के बारे में जो भी बताना है। तो ये जो बोर्ड होता है इसके अंदर कौन कौन टीम में कौन कौन बैठता है ये बताया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन बैठते हैं, A और C ऑप्शन में जो हैं, और A और C ऑप्शन में कौन है, दैट इज एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। इनसे मिलकर के क्या बनता है, एक बोर्ड बनता है जो कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्तियां करवाते हैं। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मानदंड और प्रक्रिया करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है। भाई उम्मीदवार हैं आप लोग, आपकी जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो किस आधार पे होनी चाहिए, आपकी कट ऑफ के आधार पे होनी चाहिए, आपके मार्क्स के आधार पे होनी चाहिए, आपके इंटरव्यू के आधार पे होनी चाहिए, किस आधार पे क्या होना चाहिए उम्मीदवारों की भर्तियां। तो इससे संबंधित यहाँ पे बताया गया है कि ये जो शक्ति है वो किसके पास में होती है निर्धारित करने की। तो ये जो शक्ति होती है वो बोर्ड के पास में ही होती है। यदि सरकार किसी सोसाइटी में निवेश करती है, लोन पर गारंटी लेती है, तो अधिकतम कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। देखिए क्या बताया गया है, सरकार का फुल इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी की कैपिटल में, तो ऐसे में, और साथ ही साथ वो क्या करती है, लोन पर गारंटी भी देती है अपनी, जब भी लेना देना होता है सोसाइटी का। तो ऐसे में सरकार को एक शक्ति मिल जाती है कि वो अपनी तरफ से कुछ व्यक्तियों को क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती हैं, देखिए 3 व्यक्तियों को यहाँ पर वो नियुक्त कर सकती हैं। धारा 25 के अनुसार यदि व्यतिक्रम सोसाइटी के अधिकारी द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, अधिकारी द्वारा किया जाता है, कोई मिस्टेक किसके द्वारा की गई है, अधिकारी के द्वारा, तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है। जैसे अभी हमने सदस्यों का किया था कि सदस्यों को कितने वर्ष का बैन हुआ था, 5 साल का बैन हुआ था। लेकिन यदि बात होती है अधिकारी की, तो क्या आंसर आएगा इसके अंदर, 1000, यानी कि मात्र उन्हें 1000 रुपये वहाँ पर जुर्माने के रूप में पे करने होंगे। नेक्स्ट, कमेटी के हटाए जाने के पश्चात सोसाइटी के सभी अभिलेख और संपत्ति का जो ट्रस्टी है वो किसे माना जाएगा। किसे हटा दिया गया है, कमेटी को हटा दिया गया है। और CEO भी नहीं है, क्या है, CEO नहीं है, तो ऐसे में किसे, संपत्ति का ट्रस्टी माना जाएगा। देखिए समिति का जो सचिव होता है उसे क्या माना जाएगा, ट्रस्टी माना जाएगा। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये किसके अंडर में आ जाएगी, समिति के सचिव के अंडर में आ जाएगी। कब, जब CEO नहीं है। यदि CEO होता तो CEO के अंडर में आती। ओके, तो CEO नहीं है तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, सचिव का हक आ जाएगा। वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कितने समय की अवधि में बुलाई जानी चाहिए। अच्छे से आप लोग अब वित्तीय वर्ष को भी समझ गए होंगे और समाप्ति के अंतिम समय भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है समय, क्या आंसर होगा, 6 माह। यानी कि वर्ष के खत्म होने से 6 माह पूर्व क्या बुलाई जानी चाहिए, वार्षिक साधारण बैठक, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग। वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है फाइनेंशियल ईयर। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अंतर्गत मत प्रयोग का तरीका से संबंधित प्रावधान किस में वर्णन किया गया है, इस प्रावधान का। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका आंसर है धारा नंबर 20। सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित प्रावधान किस धारा में है, तो इसका आंसर है धारा नंबर 15 है।
तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। धारा 18 अध्याय 3 के अनुसार कोई सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग कब तक नहीं कर सकता है। कोई सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग कब तक नहीं कर सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर है इसका बी एंड सी, यानी कि समस्त देयताओं को चुका न दे, पहले उसको जितने भी ड्यूज हैं उसके वो चुकाने पड़ेंगे, ठीक है, और सेवाओं का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर ले, यानी कि उसको अगर सदस्य बनना है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा, मिनिमम कुछ शेयर पूंजी में निवेश भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है, और कुछ न्यूनतम स्तर उसको प्राप्त करना पड़ेगा जो कि नियमों में, बायलॉज में बताए गए हैं। धारा 16 में क्या वर्णित है। धारा 16 में वर्णित है सदस्यता समाप्ति, ठीक है। क्या वर्णित है धारा 16 में? सदस्यता समाप्ति। सदस्य की मृत्यु पर हित का अंतरण किस धारा में निर्दिष्ट है? किस धारा में निर्दिष्ट है? धारा नंबर 22 में। आई होप आप लोग हित का अंतरण समझते होंगे। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित जो भी पैसा दिया जाना है वो उसके किसको दिया जाएगा? उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, या फिर उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, या फिर जो लीगली है, कानूनी प्रतिनिधि है, उसको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हित का अंतरण, क्योंकि इसका जो भी पैसा है वो किसी न किसी व्यक्ति के पास तो जाएगा, सोसाइटी तो उसे रख नहीं सकती है, ठीक है। तो ये किस में आता है? धारा नंबर 22 में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अध्याय 3 में कुल कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर 9 धाराओं का वर्णन किया गया है। आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, 3² = 9, याद रखिएगा, 9 धाराएं हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन क्या होते हैं? अर्बन यानी शहरी है, जैसे ग्रामीण होते हैं उसी तरीके से अर्बन भी होते हैं, ठीक है। बैंक का कोई सदस्य सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का अधिकतम कितना भाग धारण कर सकता है? कोई सदस्य बैंक की जो टोटल शेयर पूंजी है उसका कुल कितना अधिकतम भाग धारण कर सकता है? तो आंसर आएगा इसका 1/20, और 1/20 को क्या कह सकते हैं हम? कितना परसेंट है? यानी कि अगर 100% शेयर पूंजी किसकी है? सोसाइटी की, तो कोई सदस्य मैक्सिमम कितना धारण कर सकता है? 5%, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि कितना भाग धारण करता है, कितना प्रतिशत जो है वो रखता है, कितना प्रतिशत ऋण जो है वो कोई बैंक दे सकता है, कितना प्रतिशत कोई सदस्य अपने पास रख सकता है। तो जो भाग होता है ना, पार्ट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का अधिकतम कितना भाग धारण कर सकता है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने गिवन है और इसका आंसर है 5वां भाग। पिछले क्वेश्चन में हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात की थी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सहकारी सोसाइटी की। सहकारी सोसाइटी के सदस्य, उनके अधिकार तथा दायित्व का वर्णन, किसका? अधिकार तथा दायित्व का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो अध्याय नंबर 3 में किया गया है। किस में किया गया है? अध्याय नंबर 3 में। कौन से सदस्य को सहकारी सोसाइटी क्रियाकलापों में अपनी ओर से मत देने के लिए प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट किए जाने का प्रावधान है? कौन से सदस्य को, यानी कि अपनी तरफ से वो किसी और प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है कि जाओ मेरी तरफ से इस निर्वाचन में वोट दे करके आओ, ऐसा कौन सा जो है यहाँ पर प्रावधान है? तो ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं और इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इन केस में क्या हो सकता है कि कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है वोटिंग करने के लिए, दैट इज सहकारी सोसाइटी जो अन्य सहकारी सोसाइटी की क्या है? सदस्य है। तो खुद सोसाइटी तो जाएगी नहीं, कोई ना कोई प्रतिनिधि जाएगा। नेक्स्ट है सरकार, ठीक है, सरकार के मामले में भी कोई प्रतिनिधि जाएगा। कोई स्थानीय प्राधिकारी है तो उसकी जगह पे भी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, या फिर कोई निकाय है, कोई बॉडी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नाम मात्र का तथा सहयुक्त सदस्य का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा नंबर 17 में। अध्याय 3 की धारा 22 में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है अध्याय 3 की धारा 22 में? बताइए किसका वर्णन किया गया है? सदस्यों के निधन के पश्चात की स्थिति का किया गया है क्या? बिल्कुल इसी का किया गया है। सदस्यों के निधन के पश्चात की क्या स्थिति बनती है, उसका वर्णन अध्याय 3 की धारा 22 में किया गया है। किन परिस्थितियों में सहकारी समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यदि वो त्यागपत्र दे दे, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, यदि उसका निष्कासन कर दिया जाए, यदि वो नियमों का उल्लंघन करे, तो इन सभी केसेस में क्या होती है? जो मेंबरशिप होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? आप सभी को पता है क्या होगी न्यूनतम आयु? 18 वर्ष। धारा 6 किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट धारा है ये। किससे संबंधित है? धारा नंबर 6 रजिस्ट्रीकरण से संबंधित
है। किससे संबंधित है धारा 6? रजिस्ट्रीकरण से। सोसाइटी की उपविधियों की विषय वस्तु कौन सी अनुसूची में वर्णित है? किसकी बात कर रहे हैं? उपविधियों की विषय वस्तु की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि किस में आती है? अनुसूची बी में। तो ए और बी अनुसूची यहाँ पर है, लेकिन सी नाम की कोई अनुसूची यहाँ पर नहीं है। केंद्रीय या शीर्ष समिति सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितनी समिति का सदस्य होना आवश्यक है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज 5। कितने समिति का सदस्य होना आवश्यक है यहाँ पर? कम से कम 5 समितियों का सदस्य होना आवश्यक है। किसके गठन के लिए? या तो हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं या फिर हम अपेक्स की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल तो क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, और जो अपेक्स होती है वो स्टेट लेवल पर होती हैं। तो इन दोनों में यदि इनका गठन किया जाना है, ऐसी समिति बनाई जानी है, तो कम से कम 5 सहकारी समिति इसकी मेंबर होनी चाहिए। सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? बात हो रही है किसकी? पंजीकरण की। यदि कोई सोसाइटी का नवनिर्माण होता है तो ऐसे में कुल कितने मिनिमम सदस्य यहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा क्या है? अनिवार्य है, ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर होगा इसका 15 है। क्या होगा? 15। आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो 15 है। हस्तांतरण, विभाजन, समामेलन किस धारा के अंतर्गत आता है? ये सब किस में भी पढ़े थे हमने? 2003 में भी अभी पढ़े थे। ठीक है, तो किस में आते हैं? हस्तांतरण, विभाजन और समामेलन। तो ये आते हैं धारा नंबर 12 में। किस में आते हैं? धारा नंबर 12, याद रखिएगा, 12। सहकारी समितियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द होना किस धारा के अंतर्गत आता है? पढ़ा था हमने अभी 1-2 दिन में ही अंतराल में, धारा नंबर 14। क्या है? धारा नंबर 14। सहकारी समितियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द होना धारा नंबर 14 के अंतर्गत आता है। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम का अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक की धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है? कहाँ से कहाँ तक करता है? आप सबको पता होगा, धारा नंबर 3 से 14। कहाँ से कहाँ तक? धारा नंबर 3 से 14 तक प्रतिनिधित्व करता है। तो अध्याय 2, ओके। अध्याय 2 में कुल कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है? अभी अभी हमने पढ़ा था, कुल कितनी धाराओं का होगा उसमें काउंट करेंगे तो ए 12 है। कितनी हो जाएगी? 12। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 13 क्या प्रावधान करती है? ये बताना है। तो ये प्रावधान करती है कि रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव पेश करना। क्या करना? रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव पेश करना। किस लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है? कि जो सोसाइटी है जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के लिए मांग की गई है, उसका प्रस्ताव पेश करना। नाउ सहकारी सोसाइटी की शक्तियों और दायित्वों का अंतरण, विभाजन और समामेलन का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा नंबर 12 में किया गया है। अभी हमने पढ़ा था पिछले 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके, तो धारा नंबर 12। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के किस अध्याय में रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्ताव पेश करने का जो प्रावधान है वो कौन से में दिया गया है? चैप्टर नंबर 2 में। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अध्याय 2 की धारा 4 बहुत ही कैसी है? महत्वपूर्ण है, पेपर में छपने वाली है। आंसर क्या होगा? रजिस्ट्रार की नियुक्ति। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है सहकारी सोसाइटी के हिसाब से, इसीलिए इसका क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और करंट में जो रजिस्ट्रार कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जितनी भी धाराओं से संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सभी धाराएं महत्वपूर्ण है, पढ़ करके जरूर जाना। और कुछ सारी धाराएं नहीं तो कम से कम जो यहाँ पे बताई गई है उन्हें जरूर पढ़ लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 पर हम आ गए हैं। कहाँ से? 156 से। तो देखिए क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सहकारी आंदोलन की बात हो रही है, कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात हो रही है, को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? बढ़ाने का, इंक्रीज करने का। ठीक है, तो प्रावधान जो है वो किस धारा के अंतर्गत है? ये है धारा नंबर 3 के अंदर। किसके अंदर? धारा नंबर 3। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 का अध्याय 2 किससे संबंधित है? वेरी सिंपल, अध्याय 2 किससे संबंधित है? सोसाइटी के निगमन से संबंधित है, क्योंकि अध्याय 2 चैप्टर का नाम क्या है? निगमन है।
तो सुनते रहिए 91.9 जम के बच जाओ। क्वेश्चन नंबर 95 तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि सहकारी सोसाइटी का निगमित निकाय का होना कौन सी धारा निर्दिष्ट करती है। धारा नंबर 7 निर्दिष्ट करती है कि सहकारी सोसाइटी क्या है, एक निगमित निकाय है। कई सारे स्टूडेंट्स को निगमित निकाय का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ आपको इजी वर्ड्स में कि ऐसी कंपनीज होती है एक तरह की जो कानून के अंतर्गत स्थापित होती है, जिसे लीगल कंपनीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीगल कंपनीज कहा जाता है, या लीगल बॉडी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, लीगली होती है ये चीज़ें, इसलिए इसे निगमित निकाय बोला जाता है। तो ये एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, कानून के द्वारा स्थापित कोई संस्था, पूरे नियमों रेगुलेशन के साथ में। अब यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग गैस भी कर सकते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर कि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए महिलाओं को बिना कृषि भूमि को प्रतिभूति के 50,000 रुपये तक का जो ऋण है वो किस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। चूँकि ये सोसाइटी को एम्पावर करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बतानी है यहाँ पर कौन सी योजना है, तो आपका आंसर हो जाएगा महिला विकास ऋण योजना। थोड़ा कॉमन सेंस से अगर कोई किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो भी ये बता सकता है कि किसके अंतर्गत आएगा, ये महिला विकास ऋण योजना के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो सरकार है वो रोजगार उत्पन्न करने के लिए कई तरीके से योजनाएं चलाती है। जैसे कि उनके लिए सिलाई के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जाता है, सभी का मतलब छोटी मोटी शॉप लगा लें या छोटा मोटा कोई कुटीर उद्योग कर ले, पापड़ बनाने का उद्योग कर ले। ये सारे जो चीज़ें हैं, इससे क्या हो, महिलाएं सेल्फ अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना एम्पावरमेंट कर सके, अपना पैसा खुद कमा सके, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की उसको ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे उद्देश्य क्या कहलाते हैं? गैर कृषि उद्देश्य कहलाते हैं, जिसमें इनको कोई प्रतिभूति भी नहीं देनी पड़ती है। बिना किसी गिरवी रखे चीज़ों को महिलाओं को आसानी से 50,000 रुपये तक का जो ऋण है वो उपलब्ध हो जाता है। तो यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिलाएं हैं तो उनको भी आप लोग प्रोत्साहित करने का काम करें, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जो लोग इस क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और मेरी इस बात को सुन लिए हैं, कृपया करके एक थंब इम्प्रेशन जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना की बात हो रही है, तो किस वर्ष प्रारंभ की गई है? 2016 में। चूंकि ये योजना कांग्रेस सरकार से जुड़ी हुई है, अतः इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। राजस्थान में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो वो है 426। बात किसकी हो रही है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक जिला स्तर पर होते हैं। कौन से स्तर पर होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब आपका क्वेश्चन है 91 कि जिला स्तरीय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान के कितने जिलों में है? आंसर है यहाँ पे 29। तो बाकी बचे हुए कौन से जिले हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर सर्च करना है। तो जिला स्तरीय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान के कितने जिलों में है? 29 जिलों के अंदर ये है। 2 टियर सिस्टम में दीर्घावधि ऋण प्रदान करने वाले संस्थान कौन से हैं? कौन से संस्थान है? इसे देखे बिना एक बार इधर आंसर दीजिए। कौन से संस्थान है? ए है, बी है, सी है या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। चलिए, आंसर तो आपने देख ही लिया है। तो क्या है यहाँ पर? देखिए, ये क्या होता है? SCARDB। एस का मतलब होता है स्टेट, सी का मतलब है कोऑपरेटिव, ए का मतलब है एग्रीकल्चर, आर का मतलब है रूरल, डी का मतलब है डेवलपमेंट और बी का मतलब क्या है? बैंक। ठीक है, अब ये बैंक करते क्या हैं? ये बैंक ऐसा काम करते हैं जो क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सके। किनको? जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो कृषक होते हैं, उनको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकें जिससे क्या कर सके, वो लंबे समय अवधि के लिए अच्छी उत्पादन, अच्छी पैदावार कर सके। और इसके अंदर जनरली क्या क्या एरिया कवर्ड है? हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट है, रूरल हाउसिंग है, रूरल वेयर हाउसेस है, नॉन फार्म सेक्टर है और एनिमल हस्बेंड्री है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आपको।
टीसीए, आरडीबी ये क्या करते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, लेकिन ये जनरेट करते हैं आउटपुट, जिससे क्या हुआ, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इनकम होती है। जैसे कि बोरवेल की खुदाई करना, भाई सबसे बेसिक चीज़ है कि यदि फसलों को पानी नहीं मिला तो पैदावार कैसे होगी। तो जैसे कि हम पानी नहीं पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से यदि पौधों को पानी नहीं मिला तो वो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो बोरवेल अति आवश्यक, ठीक है, जल है तो जीवन है। साथ ही फार्मिंग मशीनरी, अगर मशीनरी होगी तो काम जल्दी होगा, जल्दी निपटेगा तो अगली फसल जल्दी लगेगी, ठीक है, ज़्यादा फसल लगाई जा सकती है। तो ये दोनों ही बैंक क्या करते हैं, दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक किस अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, क्या अल्पावधि के लिए, मध्यावधि के लिए, भूमि बंधक ऋण के लिए, किसके लिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी के हम कह सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। राजस्थान में किसानों को दीर्घकालीन साख सुविधा प्रदान करने वाले संस्थान कौन से हैं। तो आपको पता ही है कौन से संस्थान हैं, ये भूमि विकास बैंक होते हैं, जो क्या करते हैं, किसानों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन के अंतर्गत किस कार्य के लिए ऋण देय है, चिकित्सा हेतु, उच्च शिक्षा हेतु या कृषकों को कृषि कार्य हेतु। क्वेश्चन फिर से रीड करें कि भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन के अंतर्गत किस कार्य के लिए ऋण देय है। तो किसके लिए होगा, ये कृषकों को कृषि कार्य हेतु। किस लिए दिया जाएगा, कृषकों को कृषि कार्य हेतु। एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि मशीनरी दे दिया उन्होंने, ज़मीन के लिए क्या कर रहे हैं, वो ट्यूबवेल खुदवाने के लिए पैसा दे रहे हैं, या फिर वहाँ पे जो है फार्मिंग हाउस बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो ऋण है आदि चीज़ें जो है किस में आती हैं, ये भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन में आती हैं। तो कृषकों को सभी कृषि कार्य हेतु। देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा है, सोसाइटी की बैठक समाप्त होने के कितने समय के भीतर बिना किसी परिवर्तन या शुद्धियों के कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा। देखिए क्या होता है, कोई मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर सभी सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं मौजूद हैं यहाँ पर। अब ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, बातें डिस्कस करेंगे, अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, क्या किया जाना है क्या नहीं किया जाना है, इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हुई है उसको क्या करेंगे, ये एक बड़े से पेपर के अंदर पॉइंट वाइज क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि ये चीज़ें हमारी राय में हैं, ये चीज़ें की जानी चाहिए, इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे बातें होती है उसे एक पेपर वर्क करना, ठीक है, MOM इसे बोल सकते हैं आप, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। यदि किसी ने मीटिंग अटेंड की हो तो पता होगा मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये जो है, और जो परिवर्तन और शुद्धियाँ हैं वो करेक्शन वगैरह तो बाद में किया जाएगा। फिलहाल जो मीटिंग का परिणाम निकला है, जो बातें हुई है, चर्चा हुई है, उसका एक पेपर बनता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। तो ये कितने समय के भीतर जो है ये तैयार की जानी होती है। तो आंसर जो है आपको बताना है, आंसर क्या होगा, 72 आवर्स। 72 आवर्स यानी 24 × 3 दैट इज 3 days। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान किया जा सकता है। कौन सा ऋण प्रदान किया जा सकता है, किसमें, भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के लिए ऋण प्रदान किया जा सकता है। देखिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के उपकरण खरीदने हेतु क्या किया जा सकता है, ऋण प्रदान किया जा सकता है। दूसरी बात, यात्री परिवहन वाहनों हेतु, ठीक है, यात्री परिवहन वाहनों हेतु। तीसरी बात, औषधीय पौधे उत्पादन हेतु, इन सभी के लिए यहाँ पर ऋण प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, यात्री परिवहन वाहन, इससे आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। जैसे पैसेंजर बस हो गई, कोई व्हीकल हो गया है ना, कोई ऑटो हो गया, जहाँ से लोग गांव से शहर, शहर से गांव में एक दूसरे से कोई चीज़ों के लिए, खरीदारी के लिए मूवमेंट करते हैं, वो चीज़ हो जाती है इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, डिटेल में मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत बता दिया है जब हमने पढ़ा था इस बारे में कि किस किस चीज़ों में जो है इसका प्रयोजन जो है रहता है। प्रतिनिधि साधारण निकाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी, किसकी बात हो रही है, प्रतिनिधि साधारण निकाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात हो रही है। तो अधिकतम संख्या होगी 300। सोसाइटी द्वारा कर्मचारियों के वेतन में से काटी जाने वाली अभिदाय की जो रकम है वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और आंसर होगा इसका 10%। याद रखिएगा,
सोसाइटी द्वारा कर्मचारियों के वेतन में से जो काटी जाती है रकम वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10% काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना ऋण की भरपाई करने के लिए सोसाइटी जो है 50% तक उनका ऋण काट ले और पता चले कि कर्मचारी अपना घर परिवार का खर्चा नहीं भर पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो इसके लिए भी प्रावधान दिया गया है कि सोसाइटी मैक्सिमम 10% तक ही उसकी सैलरी से कटौती कर सकती है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, KVSS GSS में गोदाम निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। किसका है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ये भी देख के चले जाइएगा एक बार। करंट अफेयर जो लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान जीके में करंट अफेयर आएगी कि नहीं आएगी, बता देते हैं उनको, श्योर आएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9.78 करोड़। कितना होगा? 9.78 करोड़ की राशि जो है स्वीकृत की गई है ताकि क्या बनाए जा सके? गोदाम बनाए जा सके राजस्थान राज्य में। वर्तमान में अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सहकारी समितियां राजस्थान के पद पर कौन आसीन है? रजिस्ट्रार के पद पर। किसके पद पर? रजिस्ट्रार के पद पर कौन आसीन है? तो रजिस्ट्रार के पद पर मुक्तानंद अग्रवाल जो हैं वो आसीन हैं, वो बैठे हुए हैं। मुक्तानंद अग्रवाल जी, श्रीमान। आगे देखिए, सहकारी बैंकों का प्रथम ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप लोग को पता ही होगा, जब बात प्रथम की आती है तो मैक्सिमम आंसर कहाँ पर जाते हैं? अजमेर की तरफ। कौन सी योजना सहकारिता से संबंधित है? उपज रखन ऋण योजना, कस्टम हायरिंग केंद्र, सहकार जीवन सुरक्षा योजना, राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना, सभी की सभी जो है ये इससे संबंधित है सहकारिता से। ठीक है, कृषि ऋण माफी योजना इंपॉर्टेंट है। डेयरी सहकारिता में डेयरी हेतु कितने स्तर का ढांचा है? कितने स्तर का ढांचा है? राज्य, जिला और प्राथमिक। क्या है? राज्य, जिला और प्राथमिक। तो कितना स्तर हो गए? 1 2 3। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रमुख वित्त स्रोत कौन से हैं? तो प्रमुख वित्त स्रोत की बात हो रही है किसकी? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की। तो वित्तीय सहायता कौन प्रोवाइड करवाता है? नाबार्ड भी करवाता है, RBI भी करवाता है, राज्य सरकार भी करवाती है और केंद्रीय सरकार भी करवाती है, और सभी आंसर इसका हो जाएगा। और देख लीजिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बात की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 14 अक्टूबर 1953 को। हेडक्वार्टर है जयपुर में। अल्पकालीन मध्यकालीन वित्त से ये संबंधित है, जिसे अपेक्स बैंक बोला जाता है। सहकारी विपणन संगठन नेफेड की जो स्थापना है वो कब की गई है? विपणन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, कई बार बता चुके हैं विपणन क्या होता है। तो देखिए, सहकारी विपणन संगठन नेफेड की जो स्थापना है वो 1958 में होती है। कब होती है? 1958 में। अब आता है आपके सामने समिति से संबंधित क्वेश्चन ने। तो देखो, कौन सी समिति ने कृषि साख हेतु, किसके हेतु? कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों की स्थापना का प्रावधान किया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गौडगिल। और सही, और कब की थी? पहले पढ़ चुके हैं हम, 1944 में। कब की थी? 1944 में। तो देख लीजिए मैकलेगन को एक बार फिर से कि संशोधन की सिफारिश की थी। जो एक्ट होते हैं उसमें मेहता ने क्या किया था? बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन। अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति जो है वो गोरवाला की अध्यक्षता में और किसके द्वारा गठित है? RBI के द्वारा। सहकारी नियोजन समिति की बात कर लेते हैं वित्तीय सहायता की सिफारिश के लिए, और अध्यक्ष कौन है? RG सरैया। संविधान के किस अनुच्छेद में सदस्यों के अपराध व दंड का उल्लेख है? तो अपराध और दंड से संबंधित मैंने एक ट्रिक बताई थी कि दंड क्यों दिया जाना है, हमें दंड क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? 243 ZQ इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 243 ZQ। तो अपराध और दंड का उल्लेख किसके अंदर है? धारा नंबर 243 ZQ के अंदर है। वर्तमान में महिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? बैंकों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 6। कहाँ कहाँ पर है आपको पता होगा, देखिए जल्दी से। जयपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जयपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। उदयपुर में है 2, जयपुर में है 2, कोटा में 1 और भीलवाड़ा में भी 1 है। कन्फेड द्वारा कितने जिला उपभोक्ता केंद्र संचालित हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 37। अजमेर में उपभोक्ता सहकारिता की कौन से विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्थापना की गई थी? तो ऑब्वियसली रेलवे के द्वारा। राजफेड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों में 2 प्राथमिक कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक हैं? तो कुछ लोग को पता नहीं होगा तो बता दूं, इन्हीं बैंकों को भूमि विकास बैंक भी बोला जाता है। एक चीज़ के 2 नाम, पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे, हिंदी में पढ़ते हैं, सिनोनिम्स इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो भूमि विकास बैंक भी इसी को बोला जाता है। तो कहाँ पर 2 है? गंगानगर के अंदर है, जयपुर में नहीं है, भीलवाड़ा में।
तो सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि गंगानगर में, जोधपुर में और अजमेर में क्या है, दो दो बैंक हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। राज्य में सहकारिता का प्रारंभ किस जिले से हुआ था? तो अजमेर से हुआ था। इस क्वेश्चन को देख के खंडाला की याद आती है। देखिए, वैकुंठ लाल मेहता प्रबंधन सहकारी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। एक बहुत ही जानी मानी कोऑपरेटिव संस्था है क्रिब्को। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, अब कुछ लगा कि हाँ ऐसे कहीं पे देखा हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हुई है 1980 में। चूंकि क्रिब्को जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज करती है, तो क्रिब्को के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये एक प्रकार की सहकारी संस्था है, ये तो आप सभी को पता ही है। और दूसरी बात ये है, एक्चुअली ये जो क्रिब्को में यहाँ पे के आ रहा है वो नहीं है, इसकी सही स्पेलिंग है KRIBHCO, इसे बोलते हैं क्रिब्को। ओके, इसे करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर स्थापना 1980 में होती है, ये भी आपको पता ही है। अब बात आती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। भाई, हेडक्वार्टर भी जानना जरूरी है। तो इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? नोएडा, यूपी, आप मान सकते हैं इसको। तीसरी बात, क्या करती है ये, किसका उत्पादन करती है? ये उत्पादन करती है उर्वरक का। किसका करती है? फर्टिलाइजर्स का। और मेनली किसका करती है? यूरिया। और इसमें भी मेनली जो है ये यूरिया का उत्पादन करती है। कौन? क्रिब्को। तो यहाँ पर आपके ये जीके से संबंधित प्रश्न भी बन गए हैं। तो एक एडवाइस और है आप सबको मेरी, कि जैसे ये क्रिब्को है, राजफेड है, ऐसी जो भी सहकारी संस्थाएं हैं जो बड़े लेवल पर संचालित है, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। कहाँ पर है, कब स्थापित हुई है, कहाँ स्थापित हुई है और क्या वर्क वो करती है। ये 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ लें तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग क्रिब्को के बारे में। देखिए, ये एक सहकारी संस्था है। दूसरी बात, स्थापना कब होती है? 4 मई 1980 को। तीसरा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। चौथा, अध्यक्ष कौन है इनके? चंद्रपाल सिंह। और पांचवा, उत्पाद क्या है? ये तैयार करती है अच्छी क्वालिटी की उर्वरक खाद, और जिसमें मुख्यतः क्या आता है? यूरिया आता है, जो किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? किसानों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, भारत में प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कब किया गया? देखिए, यहाँ पर आंसर है लॉर्ड लिटन। और जैसे लॉर्ड लिटन लग रहा है कि इंग्लिश नेम है, तो इस हिसाब से जो लॉर्ड लिटन है उसने 1900 के बाद तो नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि 1947 के बाद तो हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो गया था। तो ये 1989 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लें। क्या हो जाएगा? ये 1889। थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहें। ठीक है, तो भारत में प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कब किया गया? ये किया गया 1889 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। कौन सा भाग संविधान में सहकारिता से संबंधित है? तो ये तीनों भाग है, भाग 3, भाग 4 और भाग 9 भी, तीनों ही किससे संबंधित हैं? सहकारिता से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाग 3 में अनुच्छेद 19, भाग 4 में अनुच्छेद 42 बी और भाग 9 बी में अनुच्छेद 243 जेड एच से कहाँ कहाँ तक है? जेड टी तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों ही। पिछली बार यहाँ पर 9 के साथ में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में जब हमने देखा था, तो यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्या है? भाग 9 बी। ठीक है, और भाग 4 और भाग 3। सहकारिता को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 97वां संशोधन। साख सहकारिता की शुरुआत दुनिया में कहां से हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी से। संविधान के अंतर्गत सहकारिता कौन सी सूची का विषय है? तो यह है राज्य सूची का विषय। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष में माना जाता है? तो ये माना जाता है 1904 में। विश्व में सहकारिता का जनक किसे माना जाता है? पूरे विश्व भर की बात हो रही है कि सहकारिता का जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है रॉबर्ट ओवन को। किसको माना जाता है? ओवन को। सहकारिता का प्रिंसिपल क्या होता है? ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। तो यहाँ से O1 से O से ऑल हो रहा है और 1 से ये 1 हो रहा है, इसलिए इसे याद रखने का ये तरीका है कि जब जनक के बारे में पूछा जाए तो ये O1 याद आ जाना चाहिए। सहकारिता का सिद्धांत है सब एक के लिए और एक सबके लिए।
निम्नलिखित में से सहकारिता का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास में सहायक, बिल्कुल है। धन का सदुपयोग, बिल्कुल है। और सामाजिक विकास में सहायक भी होता है और नकद की व्यवस्था भी करता है। तो ऑल ऑफ अबाउ इसका आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई का प्रथम शनिवार इसका आंसर होगा। चूंकि इस वीडियो में रिवीजन करवाया जा रहा है, अतः थोड़ा जल्दी हम कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी समिति सहकारिता से संबंधित नहीं है? तो नरसिम्हन समिति है, मैकलेगन भी है, मेहता भी है, मिर्धा भी है, लेकिन कल्बर्ट नहीं है। तो आज जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, यदि पहले पढ़ाने में कोई टाइप की वजह से टाइपिंग एरर हुई हो तो यहाँ पर सारा करेक्ट करवा दिया जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो चीज़ें डिटेल में नहीं बताई गई है उसको भी अच्छे से यहाँ पर और बता दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कौन सा है? तो 2012 है। कौन सा है? 2012 अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। इफ्को की स्थापना कब की गई? तो आंसर है 1967 में की गई। इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन लिमिटेड। क्या है? आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फार्मर्स, एफ फॉर क्या होता है? फर्टिलाइजर्स, और सीओ क्या है? कोऑपरेशन लिमिटेड। और वर्क क्या होता है इसका? हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रोवाइड करवाना। तो 1967 में इसकी स्थापना होती है। आइए और कुछ बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए स्थापना तो आप लोगों ने देख ही ली है, फिर इसकी हम तारीख भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कितनी तारीख को हुई थी। तो जो इसकी स्थापना है वो 3 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को हुई थी। दूसरी बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, इंडिया में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, भारत। ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं हम इसके सीईओ की। तो इसके सीईओ कौन है? उदय शंकर अवस्थी। उदय शंकर अवस्थी। अब इसका कार्य क्या है? कार्य क्या करता है? ये उर्वरक का उत्पादन करता है और उसका विपणन करता है। उर्वरक उत्पादन एवं विपणन। एक सबसे जरूरी बात मैं इफ्को के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये जो इफ्को है ना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संस्था है। क्या है ये? विश्व का, पूरे विश्व का, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, क्या है? सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संस्था। सहकारी संस्था है। कुटुंब से क्या अभिप्राय है? कुटुंब में पति, पत्नी, आश्रित बच्चे, पति की विधवा माँ, ये सभी के सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघ निकाय। ठीक है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वापस से पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है, इसका आंसर क्या होगा, ये सही है, ये गलत है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। इसमें क्या पूछा गया है कि जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं उन सबको यदि कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, इस जिले का ये सहकारी बैंक है, ये किसी पर्टिकुलर जिले का सहकारी बैंक है, ये किसी पर्टिकुलर जिले का केंद्रीय सहकारी बैंक है, तो इन सबकी जो कलेक्टिव बॉडी है, इन सबको जब इकट्ठा कर लिया जाएगा एक साथ, तो इनके ऊपर किसका अधिकार होता है, या फिर इन सबके ऊपर कौन होता है, हम ये कह दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन सबके ऊपर जो होता है वो होता है अपेक्स सहकारी बैंक। ठीक है, तो अपेक्स सहकारी बैंक तो ओनली एक होता है और ये केंद्रीय सहकारी बैंक अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कलेक्टर की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत होती है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो आप सबको पता है, भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। अब हम आ गए हैं अध्याय 1 के ऊपर। तो इसमें क्या परिभाषित किया गया है? यही परिभाषित किया गया है कि कार्यकारी अधिकारी क्या होता है, विशेष संकल्प क्या है, सहकारी समिति क्या होती है, प्रारंभ कब हुआ था एक्ट का। तो ये सभी की सभी चीज़ें अध्याय 1 के अंदर आती है। कार्यकारी अधिकारी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि क्या होता है? सीईओ का एक सहायक बोल सकते हैं या उनके नीचे पद पर कार्य करते हैं।
धारा 1 में किसका वर्णन किया गया है? संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है, प्रारंभ का वर्णन किया गया है और प्रसार का वर्णन भी धारा 1 के अंतर्गत अध्याय 1 में ही किया गया है। तो उपयुक्त सभी, ये वाले जो हैं ऊपर जो भी हैं वो सभी इसके आंसर है। प्राथमिक सोसाइटी के बारे में सही कथन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सही कथन क्या होगा? प्राथमिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो न तो अपेक्स होगी न ही केंद्रीय सोसाइटी होगी। ट्रिब्यूनल किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा नंबर 105 में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वर्णन सहकारी समिति अधिनियम 2001 के किस अध्याय में किया गया है? तो मुख्य कार्यकारी के बारे में बताया गया है अध्याय 1 में। पंजीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यक व्यक्ति कितने होते हैं? 15। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शीर्ष सहकारी बैंकों का वर्णन है? तो धारा नंबर 2A। अल्पकालिक सहकारी साख संरचना सोसाइटी में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें अपेक्स सहकारी बैंक शामिल है, केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल है, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियां भी शामिल है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके अंदर शामिल नहीं है। उस अवधि का उल्लेख राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की किस धारा में है, जिसके अनुसार सहकारी सोसाइटी के लेखों को निर्दिष्ट किया जाता है? बात संबंधित है ऑडिट से। तो ऑडिट की बात किस में आती है? धारा 2ZA से। किससे आएगी? धारा 2ZA में। किसके बारे में बताया गया है? ऑडिट के बारे में। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हम कर चुके हैं और अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, और उससे बैक में हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1956। धारा 2F की ओर इशारा करती है, सहकारी सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों की ओर इशारा करती है। किधर इशारा करती है धारा 2F? सहकारी सोसाइटी के जो मुख्य जितने भी उद्देश्य हैं। केंद्रीय सोसाइटी एवं उसके सीमित कार्य क्षेत्र का वर्णन राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की किस धारा में किया गया है? किसके बारे में? केंद्रीय सोसाइटी और उसके सीमित कार्य। तो ये इसका आंसर जो है वो धारा नंबर 2D है। क्या है? धारा नंबर 2D। अब इसको किस तरीके से याद रखोगे? जो केंद्रीय सोसाइटियाँ होती है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ठीक है, और इसकी जो धारा है जो इसके कार्य को सीमित करती है वो भी 2D में आती है। किस में आती है? 2D में। अब देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि विशेष संकल्प को पारित करने के लिए बैठक में कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? ठीक है, विशेष संकल्प को पारित करने की यहाँ पर बात हो रही है। अब संकल्प विशेष है तो जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी विशेष ही होगी। क्या होगी? 2/3। कितने सदस्य होंगे? 2/3। 66% ऑलमोस्ट जो है क्या होंगे? यदि ये कह दें तो ऐसा जो अनुमोदन है वो पारित हो जाएगा, ऐसा संकल्प अनुमोदन से पारित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 33 की तरफ। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 2X किसका प्रावधान करती है? ये करती है स्वयं सहायता समूहों के बारे में। किसका प्रावधान करती है ये? स्वयं सहायता समूह। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 3 अक्टूबर 2002 को आया। तो 3 अक्टूबर 2002 को क्या हुआ था? राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। और लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2002 को। ये दोनों अलग अलग डेट्स है, याद रखिएगा। भूमि विकास बैंक द्वारा उधारी की जो वसूली होती है उसमें क्या क्या शामिल होगा? मूलधन होगा, ब्याज होगा और उपगत हुए खर्चे, तीनों में शामिल होंगे। बंधककर्ताओं के दिवालिया हो जाने पर प्रश्नगत किया जाना कौन सी धारा में आता है? यह आता है धारा नंबर 79 में। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हो जाने पर प्रश्नगत नहीं किया जाना। जब वो दिवालिया हो जाते हैं बंधककर्ता तो वो क्वेश्चनेबल नहीं होते हैं। आगे देखिए, डिबेंचर जारी किए जाने की अधिकतम समयावधि क्या होती है? डिबेंचर की होती है 30 ईयर। राज्य भूमि विकास बैंक की संख्या कितनी है? तो 1 है। और भूमि विकास बैंक कितने हो सकते हैं? जैसा भी राज्य के लिए उचित संख्या हो, जो उचित समझा जाए उतने हो सकते हैं, निर्धारित नहीं है। भूमि सुधार उत्पादक प्रयोजन के अंतर्गत आने वाले कार्य ये सभी हैं: कुएं नलकूप की मरम्मत, निर्माण, मेड़बंदी, उद्यान कृषि, कृषि संबंधी मशीन का क्रय। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निधि का निवेश अध्याय 8 की किस धारा में है? तो यह है धारा नंबर 49 में। लेखा परीक्षा ऑडिट की बात हो रही है, जांच अधिभार इंक्वायरी की बात हो रही है। सोसाइटी एक्ट 2001 का कौन सा अध्याय है? ठीक है, अगर इस अध्याय की बात की जाए तो ये अध्याय नंबर 9 है। कौन सा है? अध्याय नंबर 9।
दीर्घकालिक उधार से क्या अभिप्राय है? क्या 2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अधिक, 4 वर्ष से अधिक, क्या केवल 5 वर्ष के लिए, या ना तो अल्पकालीन ना ही मध्यम अवधि उधार? तो आंसर क्या हो जाएगा दीर्घकालिक का? न तो ये अल्पकालीन होगा, न ही ये मध्यम अवधि होगा, यानी कि हमेशा 5 साल से तो ऊपर ही होगा। अल्पकालिक उधार क्या होता है? सी आंसर 18 माह से कम अवधि के लिए। अधिशेष अस्थियों का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो ये सदस्यों में विभाजित नहीं हो सकता है। जो सोसाइटी के सदस्य होते हैं उनको उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये क्या किया जा सकता है? उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्य के लिए, जनहित में और सहकारी आंदोलन के विकास के लिए और दान में, डोनेशन के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, ठीक है, पीपल वेलफेयर में, और जो भी उद्देश्य किसमें लिखे हुए हैं? बाइलॉज में। किसी सोसाइटी के परिसमापन की कार्यवाहियां कितने वर्ष में पूर्ण हो जानी चाहिए? तो याद रखिए 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। उसके बाद 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और ऑन एन एवरेज बात करें तो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा समापक की नियुक्ति की जाती है, वह किस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था। यहाँ पर धारा नंबर 63, आप ऐसे मान के चलिए कि धारा नंबर 63 से संबंधित पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो निरीक्षक होगा, न कि उप निरीक्षक। याद रखिएगा, जो लोग उप निरीक्षक बोल रहे हैं वो यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। उप निरीक्षक नहीं, निरीक्षक ही इसका आंसर होगा। तो रजिस्ट्रार द्वारा समापक की नियुक्ति की जाती है, वह किस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए? तो निरीक्षक की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो समापक है वो राज्य कर्मचारी ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और अदर पर्सन जो है समापक नहीं हो सकता है। और ये समापक कौन सा है? जो क्या करे? वाउंड अप कर रहा है। किसका? सहकारी समितियों का। उस केस में हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग उपनिरीक्षक बोल रहे हैं वो अपने आप को करेक्ट कर ले। यहाँ पर धारा नंबर 63 की हम बात कर रहे हैं। धारा नंबर 63 सोसाइटियों का समापन, जिसमें जो समापक होता है वो कौन होता है? राज्य कर्मचारी होता है, और वो किस रैंक से नीचे नहीं होता है? निरीक्षक की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। आरबीआई की लिखित मंजूरी से रजिस्ट्रार द्वारा जारी परिसमापन के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है या नहीं? तो नहीं की जा सकती है कोई भी अपील। जब आरबीआई ने कह दिया तो बस उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा बीमाकृत सहकारी बैंक के परिसमापन की अपेक्षा किए जाने पर आदेश कौन पारित करता है? आदेश तो पारित रजिस्ट्रार ही करेगा। बीमाकृत सहकारी बैंकों के परिसमापन या किसी अन्य संबंधित समझौते में कोई भी आदेश के लिए किसकी मंजूरी होना जरूरी है? बात कर रहे हैं बीमाकृत इंश्योर्ड सहकारी बैंकों की। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 14 क्वेश्चन लेफ्ट रह गए हैं और 15 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सहकारी सोसाइटी का परिसमापन का जो आदेश है वो कब जारी नहीं होता है? कब सोसाइटी को खत्म नहीं किया जा सकता है? किन स्थिति में? क्या पूछा है? जारी नहीं होता है। तो देखिए, सदस्यों की संख्या न्यूनतम स्तर से कम होने पर तो जारी होता है। रकम न्यूनतम स्तर से कम हो जाए तब भी जारी होता है। सोसाइटी ने रजिस्ट्रीकरण के 2 वर्ष पश्चात भी कार्य नहीं किया हो तब भी जारी होता है। और सोसाइटी के किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया हो तब नहीं जारी होता है। जारी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इस केस में कोई भी आदेश जारी नहीं होता है सोसाइटियों के परिसमापन का। नाउ द क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रार निपटारे के लिए दिए गए निर्देश को संबंधित व्यक्ति से वापस लेकर अन्य मध्यस्थ को ट्रांसफर कर सकता है? ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। एक मध्यस्थ से दूसरे मध्यस्थ को क्या कर देना? कोई केस ट्रांसफर कर देना। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा। और ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। यदि पहला मध्यस्थ मर जाता है, त्यागपत्र दे देता है, स्थानांतरित हो जाता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ, कितने वर्ष की समाप्ति के पश्चात सोसाइटी के किसी अधिकारी के आचरण की जांच नहीं की जा सकती? यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है और वो जो काम उसने किया है उसके 6 वर्ष के बाद यदि जांच होती है तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 ईयर्स। कोई वित्तीय बैंक किसी सहकारी सोसाइटी के रिकॉर्ड्स का निरीक्षण कब कर सकता है? भाई, वित्तीय बैंक को ऐसी पावर कब मिलती है? जब वो सोसाइटी के रिकॉर्ड को क्या कर ले? निरीक्षण कर ले, इंस्पेक्शन कर ले, चेक कर ले। तो आंसर होगा इसका बी, यदि किसी सहकारी समिति ने क्या लिया हो? बैंक से ऋण लिया हो। रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी के कारोबार और वित्तीय स्थिति की जांच कब की जाती है? रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी के कारोबार और वित्तीय स्थिति की जांच कब की जाती है? संबंधित सोसाइटी की शिकायत पर, कमेटी सदस्यों के बहुमत पर,
सोसाइटी के कम से कम 10% सदस्यों के समर्थन पर, कोई नहीं, या ABC में से कोई एक। तो इसका आंसर क्या होगा? ABC में से कोई भी एक इसका आंसर होगा। यानी कि या तो सोसाइटी कह दे, या कमेटी के सदस्य बहुमत से कह दे, या सोसाइटी के कम से कम 10% सदस्य समर्थित हो जाएं। शीर्ष सोसाइटी की बात हो रही है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा किनके पास भेजी जाती है? राज्य सरकार के पास में भेजी जाती हैं, जो राज्य विधानमंडल को भेजते हैं, जो वापस सोसाइटियों के पास में जाता है सिफारिश के साथ में, इम्प्रूव होने के तथ्यों के साथ में। लेखा परीक्षक यानी कि जो ऑडिटर होता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है? वो CA प्लस 3 साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और उसको ऑडिटिंग में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कोई भी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म अधिकतम कितने समय तक लगातार नियुक्त की जा सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं वही इसका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर B 2। आगे देखिए कौन सा कथन सही है। तो भविष्य निधि का ये गलत है, अस्थियों का भाग होगी गलत है, अद्य दिन होगी गलत है, किसी के अद्य दिन नहीं होती हैं, भविष्य निधि की बात हो रही है। देखें ये जो कथन किसके बारे में बात हो रही है? PF के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में बात हो रही है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? E। कर्मचारी और सोसाइटी द्वारा अभिदाएँ यहाँ पर क्या होती है? जमा होती हैं। तो ये जो PF अकाउंट होता है ये पर्टिकुलर किसका होता है? एम्प्लॉय का होता है। जो व्यक्ति वर्क कर रहा है सिर्फ उसी का हक इस पर होता है और किसी का भी नहीं। कौन सी सोसाइटी अपनी उधार नीतियां अवधारित कर सकेगी? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। लघु अवधि साख संरचना सोसाइटी जो होती हैं वो अपनी उधार नीतियां खुद ही बनाती हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, उनकी मंजूरी के साथ में जो है उधार नीतियाँ बनाती हैं। प्राथमिक ग्राम सेवा सोसाइटी की बात हो रही है। यहाँ पर मंजूर किए जाने वाले उधार की जो रकम है वो कितने प्रतिशत कमजोर वर्ग के सदस्यों को दी जाती है? तो वो 1/3 भाग होगा। क्या होगा? 1/3 भाग। और भूमि विकास के बैंक के बारे में आप सबको पता ही होगा। चलो आप लोगों को कितना याद है आप लोग कमेंट में बताएं आपका आंसर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सहकारी सोसाइटी अपने लाभों का व्ययन जो है वो कहाँ करेगी? अपने लाभों का व्ययन, यानी कि जो भी लाभ होता है सोसाइटी को, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी पैसे वो कमाते हैं उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि उपयुक्त सभी, यानी कि कहाँ कहाँ पर करते हैं ये? आरक्षित निधियों में, शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में, हानि की पूर्ति करने के लिए निधि में, और सदस्यों को उनकी जमा पूंजी पर लाभांश, इन सभी में किया जाता है। किसका उपयोग? लाभों का व्ययन का उपयोग। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। शीर्ष और केंद्रीय सोसाइटियों की क्षतिपूर्ति का उल्लेख कौन सी धारा में मिलता है? बात हो रही है शीर्ष और केंद्रीय सोसाइटियों की क्षतिपूर्ति की, तो ये किस में मिलता है? 46 में। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य राज्य भागीदारी निधि कौन सी सोसाइटी द्वारा स्थापित होती है? तो यहाँ पर जब लास्ट हमने बताया था तो थोड़ा सा मुख्य का सहायक और सहायक का मुख्य में लिख दिया गया था, थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि मुख्य क्या है और सहायक क्या है। तो अभी क्लियर कर लेते हैं फटाफट से कि मुख्य राज्य भागीदारी निधि जो है वो कौन सी सोसाइटी द्वारा स्थापित होती है? तो वो शीर्ष सोसाइटी द्वारा स्थापित होती है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। बात अभी अपन सिर्फ मुख्य की कर रहे हैं। तो मुख्य राज्य भागीदारी निधि कौन सी सोसाइटी द्वारा स्थापित है? शीर्ष सोसाइटी द्वारा स्थापित है। बात कर रहे हैं मुख्य की ही वापस से, ठीक है। तो इसमें फंडिंग कौन करता है? इसमें फंडिंग करती है राज्य सरकार। कौन करती है? ओके, तो अब बात कर लेते हैं अपन सहायक की। किसकी बात करेंगे? तो मुख्य की जगह किस बात कर रहे हैं हम? सहायक की। और बाकी ऐसा का ऐसा ही है, राज्य भागीदारी निधि। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पर स्थापित शीर्ष सोसाइटी करती है, तो यहाँ पर कौन होती है? केंद्रीय। शीर्ष की जगह पर यहाँ पर कौन आ जाती है? केंद्रीय सोसाइटी आ जाती है। और केंद्रीय सोसाइटी क्या करती है? इसकी स्थापना करती है। दूसरी बात आती है वापस फंडिंग की। इसमें फंडिंग कौन करता है? भाई यहाँ पे तो करती है राज्य सरकार, लेकिन यहाँ पे कौन करती है? खुद शीर्ष सोसाइटी फंडिंग करवाती है। और जो शीर्ष सोसाइटी है वो किसके माध्यम से करवाती है? मुख्य राज्य भागीदारी निधि से। आई होप अभी आपका क्लियर हो गया होगा।
लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरकार लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी का कितना भाग धारण कर सकती है? तो वो कर सकती है 25%। तो सरकार कितना कर सकती है? 25% जो है भाग धारण कर सकती है। आई होप आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पर क्वेरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा कर करें, इधर उधर की ज़्यादा बातों में दिमाग ना लगाएं, पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।